अब तक आपने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाटलिपुत्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। पहले तो नीतीश कुमार ने राजनीतिक विरक्ति का भाव जताते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरे उन्होंने अपनी राजनीति के धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया और वापस मुख्यमंत्री बन गए। इन सब उठापटक के बीच 2015 का विधानसभा चुनाव आया। एक तरफ बिना नीतीश का एनडीए था, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस के साथ नीतीश की जेडीयू वाला महागठबंधन। संग्राम महाभीषण छिड़ा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं श्वेता सिंह। पाटलिपुत्र की लड़ाई में सरकार तो बनती है बिहार की, लेकिन मिजाज तय होता है पूरे देश में पक्ष विपक्ष की राजनीति का। पीएम मोदी एनडीए की चुनाव प्रचार कमान संभाले थे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन उम्मीदों से था। पूरे देश में ये मोदी वर्सेस विपक्ष की लड़ाई की तरह प्रचारित हो रहा था। कई वर्षों से हाशिए पर पहुंच चुकी आरजेडी में नई ऊर्जा का संचार हुआ और एक बार फिर लालू बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। बिहार चुनावों में महागठबंधन की कमान आगे बढ़कर लालू प्रसाद यादव ने संभाल ली थी। लिहाजा सामाजिक न्याय और जातियों की बात फिर से बिहार चुनाव में सबसे आगे आ चुकी थी। लालू को अच्छी तरह मालूम था किस बात को कैसे मोड़ना है। और तभी संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण का अब राजनीतिकरण हो चला है। एक समिति बनाई जानी चाहिए जो ये तय करे कि कितने लोगों को और कितने दिनों तक आरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पर आधारित आरक्षण की नीति की बात है, तो वो वैसी हो जैसी संविधानकारों के मन में थी। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। फिर तो बाकी सभी मुद्दे पीछे छूटते गए। जाति और आरक्षण बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। एक ऐसा मुद्दा जिसकी काट प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक के पास भी नहीं थी। लालू ने छेड़छाड़ किया। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण संविधान सबका गुरु आरएसएस का है मोहन भागवत बोल दिया। लगातार लोग चला रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। कौन मार के ला रहे इसने तो किया बाबा को रिजर्वेशन खत्म करने का नाम लिया तो लालू सूली पर चढ़ जाएगा। ईट से ईट बजा देंगे हम, छोड़ने वाले नहीं। चुनाव परिणाम आए तो बिहार एक बार फिर से विपक्षी राजनीति की धुरी बन गया। तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी आरजेडी सबसे बड़ा दल बन गई। महागठबंधन में लालू की आरजेडी को 80 सीटें मिली, नीतीश कुमार की जेडीयू को 71, कांग्रेस को 27 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार एनडीए की नैया पार नहीं लगा सका। एनडीए को केवल 58 सीटें मिली, जिनमें 53 अकेले बीजेपी ने जीती। जो हमने कमिट किया है, यहाँ नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलकर पूरा देशवासियों को मैं जो सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फ्री रहेंगे। लालू ने आरजेडी के पास ज्यादा सीटें होने के बावजूद नीतीश का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। फिर एक बार नीतीश कुमार, आरजेडी जेडीयू की साझा सरकार के सीएम नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भाग्य ने पाटलिपुत्र के इतिहास का अहम अध्याय लिखने के लिए एक कलम आरजेडी के हाथों में भी थमा दी। नीतीश कुमार के 5वें शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान को भव्य रूप से सजाया गया था। पाटलिपुत्र समय के इस अद्भुत बदलाव को देख भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। अब वही कांग्रेस उनके 2 चेलों
लालू और नीतीश की साझा सरकार में शामिल थी। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। नीतीश कुमार ने शपथ ली। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। उसके बाद पहली बार के विधायक बने लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के। इसके बाद लगा कोई जेडीयू का बड़ा नेता आएगा, लेकिन आए लालू के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। चौथे नंबर पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी आए। शुरू के 4 में नीतीश के अलावा जेडीयू से किसी को जगह नहीं मिली थी। ये क्रम बहुत कुछ कह रहा। पाटलिपुत्र एक और तस्वीर देख रहा था, और वो थी धुर विरोधियों का मोदी विरोध के नाम पर एक छत के नीचे आना। वहां वामपंथी भी थे, ममता बनर्जी भी, केजरीवाल भी थे और शीला दीक्षित भी। ये भविष्य की राजनीति का संकेत था। लालू और राहुल गांधी भी साथ नजर आए। बिहार विपक्षी राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ था। इतिहास की करवट देखिए। 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश की बड़ी भूमिका रही, तो नीतीश के इस दफा मुख्यमंत्री बनने में लालू किंग मेकर रहे। लालू ने ज्यादा सीटों के बावजूद नीतीश को मुख्यमंत्री बना तो दिया, लेकिन लालू के छोटे बेटे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और बड़े बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री। नीतीश के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा इस सरकार को चला पाना बड़ी चुनौती था। नीतीश की सुशासन की छवि दांव पर थी। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने नीतीश लालू गठजोड़ को जंगल राज पार्ट 2 कहना शुरू कर दिया। नीतीश जी को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए। क्या वो अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को बनाए रखेंगे जिनके घर सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जिनकी 12 संपत्ति कुर्क की जा चुकी है? इसके बाद क्या बचा? उसके बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तो नीतीश जी को निर्णय करना है अपनी छवि के बारे में, भ्रष्टाचार के मुद्दे का क्या होगा। इसलिए देखिए आगे क्या होता है। नीतीश की मुश्किल तब बढ़ी जब लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जांच के दायरे में आ गया। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था और नीतीश की बेचैनी अपनी छवि को लेकर बढ़ रही थी। मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता, और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है। हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। नीतीश चाहते थे कि लालू परिवार पर लगे आरोपों का जवाब तेजस्वी खुद आगे आकर दें, लेकिन तेजस्वी और समूचे आरजेडी ने इन आरोपों को लेकर नीतीश कुमार की मंशा को ही आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, प्रेस और मीडिया के माध्यम से, कि जब 2013 में आर्थिक अपराध शाखा के संज्ञान में मामला आया, जांच हुई, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? उसके आप प्रभारी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था, मूछ भी नहीं आया था। जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा। एक कार्यक्रम में नीतीश के बुलावे के बावजूद तेजस्वी जब वहां बतौर उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो नीतीश ने उनकी कुर्सी और नेम प्लेट वहां से हटवा दी। यहां से बिहार की राजनीति फिर करवट बदलने वाली थी। बेबुनियाद इस्तीफा मांगा जा रहा है जेडीयू से नीतीश कुमार। कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है।
बात हुआ है, नीतीश जी बोला कि हम कहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं। बात हुई है आप लोगों की? जी बात हुआ। इस्तीफा नहीं मांग रहे कह रहे हैं? ना, बोला कि हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। तेजस्वी के बहाने बीजेपी नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। ये लालू नीतीश की जोड़ी बिहार को आगे ले नहीं जा सकती। इसी उठापटक के बीच 26 जुलाई 2017 की शाम अचानक ही नीतीश कुमार तत्कालीन राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलने राजभवन पहुंच गए। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते वो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे और नीतीश के आरोपों से आरजेडी आग बबूला थी कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। कि जो राज्य के हित में होगा, बिहार के हित में होगा, वह फैसला लेंगे। हमने जो भी फैसला लिया है बिहार के हित में लिया है और बिहार के विकास के हित में लिया है। इस्तीफे की रात ही बीजेपी ने वापस नीतीश को समर्थन का ऐलान कर दिया। बीजेपी जेडीयू के नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुन लिए गए। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी के साथ ही एनडीए के समर्थन से बिहार में छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए। आरजेडी ने इस दिन को विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाया। राजभवन हो या महात्मा गांधी सेतु, आरजेडी समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए में वापस लौटना नीतीश के लिए चाहे जैसा फैसला रहा हो, लेकिन एनडीए के विरोध वाली राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक समय था जब कयास ये लगाए जा रहे थे कि मोदी विरोध का चेहरा विपक्षी राजनीति में नीतीश हो सकते हैं, और एक समय ये आ चुका था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का हिस्सा फिर से बन चुके थे। देखिए, बिहार की जनता चाहती थी कि बीजेपी जेडीयू की सरकार बने। लोगों ने भले ही वोट दे दिया होगा, लेकिन लोगों को एहसास बहुत जल्दी हो गया कि हम लोगों ने गलती कर दिया, काम लालू यादव के चक्कर में पड़ गए। और जब लोगों ने देखा 3 महीने से एक गरीब घर में पैदा हुआ आदमी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन बैठा और कोई जवाब नहीं दे रहा और लगातार प्रतिदिन एक्सपोज हो रहे हैं, तो लोगों को लगा कि कोई एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ और इतना पैसा कमा सकता है। तो देखिए, बिहार में 3 महीने से एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति। 3 चीज से मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, भाई आप ही के मीडिया वाले तो हम ही से सवाल पूछ रहे थे कि 0 टॉलरेंस है आपका करप्शन का, अभी क्या कर रहे हैं? हमको तो आपने फोर्स किया, और जब फोर्स करके हम अलग हो गए और पुराने मित्रों के साथ हो गए तो हमको कह रहे पलटू। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से कुछ अपने नाराज भी हुए, जिनमें उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले शरद यादव भी थे। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। उन्होंने शरद यादव के करीबी और कांग्रेस की ऑपोजिशन मीटिंग में जाने वाले अली अनवर को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से निष्कासित करके साफ संदेश दे दिया। 12 करोड़ लोगों ने विश्वास हमको गठबंधन को दिया था, वो जरूर वो विश्वास जो है वो कायम नहीं रहा। बिहार का विपक्ष अगर संकट काल से गुजर रहा था तो नीतीश के लिए भी सब कुछ आसान नहीं था।
मार्च 2018 में भारतीय नववर्ष समिति की तरफ से आयोजित धार्मिक जुलूस को लेकर शुरू हुआ विवाद सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। औरंगाबाद में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद हालात बेकाबू होते चले गए। धीरे धीरे बिहार के 8 जिले हिंसा की आग में जलने लगे। दंगों की आंच नीतीश कुमार के शासन पर आई और उन पर विपक्ष ने पैने प्रहार किए। दोषी भाजपा के लोग नहीं, उतने अपने लालच में सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है दंगा फसाद का तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 1989 के भागलपुर दंगों के बाद बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो जैसा 2018 में हुआ वैसा नहीं हुआ था। दंगों के निशान बिहार की राजनीति में उबाल लाने का काम करते रहे। इस बीच 2019 के आम चुनावों का माहौल भी देश भर में बनने लगा था और बिहार से विपक्षी राजनीति को ये उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव का करिश्मा अभी बाकी है। विपक्षी राजनीति को उम्मीद थी कि एक बार फिर बिहार से राजनीतिक परिवर्तन का बिगुल बजेगा, लेकिन उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव सलाखों के पीछे चले गए। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 4 अलग अलग मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। चारा घोटालों के 3 मामलों में कुल 13.5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि चौथे मामले में, जो कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी का था, उसमें भी 7 साल की सजा हुई। बिहार में पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में थी, पर लालू की गैर मौजूदगी में चुनाव पर असर पड़ना तय था। 2019 के आम चुनावों में महागठबंधन एक बार फिर से बना, लेकिन जो परिणाम आए उसने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य को लेकर बिहार की राजनीति चाहे जो हो, केंद्र को लेकर बिहार की जनता अलग राय रखने लगी थी। 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों ने बिहार से महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी, उसने सभी सीटें जीत ली। जेडीयू 17 पर लड़ी थी, उसने 16 पर विजय हासिल की। लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 में 6 जीत ली। महागठबंधन के नाम पर केवल कांग्रेस को 1 सीट मिली। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सूरज शून्य पर डूब गया। आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुरूप मतदान करके एक निर्णय स्पष्ट तौर पर रखा है और ये हम लोगों के लिए और भी बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2020 के विधानसभा चुनावों ने जैसे जैसे दस्तक देनी शुरू की, ये सवाल फिर से उठने लगा था कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे गठबंधन तोड़ेगा। मांझी, कुशवाहा, सहनी, पप्पू यादव जैसे नेता अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए। बिहार की राजनीति अब अपनी नई पीढ़ी के पास जा रही थी। लालू जेल में थे, तेजस्वी पार्टी और चुनाव संभाल रहे थे। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो चुका था और चिराग पासवान मोदी समर्थन लेकिन नीतीश विरोध की नई राजनीति लेकर चल रहे थे। प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ हूँ और अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ हूँ। नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। पाटलिपुत्र अपने 2 राजनीतिक धुरंधरों के बिना चुनाव की ओर बढ़ रहा था। नए खिलाड़ी लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी जमकर नीतीश पर आक्रामक थे। मोदी जी ने जो बोली लगाई थी 70,000 करोड़ दूं, 80,000 कर दूं, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की जो बात की थी, आज वो कहीं ना कहीं से बिहार के लोग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और बिहार के लोगों को जिस हिसाब से इन लोगों ने ठगने का काम किया है, तो नीतीश कुमार जी जब सत्ता में है, जब उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं,
तो आज उस मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष क्यों नहीं रख रहे? इस बार लालू को आरजेडी में चेहरा नहीं बनाया गया था। प्रचार से भी लालू का जिक्र नदारद था। लेकिन बीजेपी ने लालू राज के शासन की यादें पाटलिपुत्र की जनता के मन में ताजा करने की कोशिशें जारी रखी और जंगल राज के युवराज वाला दांव चला। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक वो जुल्म झेला है। 3 चरणों में चुनाव होना था। पहले चरण के मतदान के बाद ही ये धारणा बन गई कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने बढ़त हासिल कर ली है। चुनाव के बाद जो आयोग की रिपोर्ट आई वो इस बात की तस्दीक भी करती है। प्रथम चरण के मतदान में एनडीए ने 31% सीटें ही जीती थीं, जबकि महागठबंधन ने 66% सीटें जीती थी। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का आक्रामक प्रचार, जिसने बाजी पलटनी शुरू कर दी और महागठबंधन के जबड़े से जीत खींच ली। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे चरण के मतदान में एनडीए ने 54% और महागठबंधन ने 45% सीटें जीती। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में बाजी पलटी। एनडीए ने जीती 67% सीटें, जबकि महागठबंधन 27% ही जीत सका। चुनाव परिणाम भले एनडीए के पक्ष में रहा, लेकिन सबसे अधिक सीटें जीतने वाला दल आरजेडी बना। आरजेडी ने बीजेपी से 1 सीट अधिक जीती और नंबर 1 पार्टी बनी। हालांकि आरजेडी ने बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। आरजेडी को 144 सीटों पर लड़कर 75 पे जीत मिली। बीजेपी को 110 पर लड़कर 74 पर जीत मिली। जेडीयू को 115 पर लड़कर 43 ही सीटें मिली। जेडीयू वैसे तो तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन बिहार का सियासी गणित ऐसा था कि कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। तब कहते हैं नीतीश के मन में एक बात यह भी थी कि चिराग पासवान ने बीजेपी की शह पर जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, जिससे उसकी सीटें घट गईं। दूसरे, नीतीश चाहते थे कि डिप्टी सीएम के पद पर लंबे समय के साथी सुशील मोदी रहें, लेकिन बीजेपी ने रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया। कुछ मन से और कुछ बेमन से नीतीश सरकार चलाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी रार ठनी जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह को लेकर। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। आरसीपी सिंह को केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया। जेडीयू का आरोप था कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश की मर्जी बीजेपी ने मंत्री बनाया। उनका भी 17, हमरा भी 16 और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमरा एगो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हमने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं। हम नहीं किए और वो आके अपना उसको बना दिया अध्यक्ष, तो अपनी मर्जी से हो गया। अब कौन सी कहते उसको, जब हम अध्यक्ष बना दिए और तब कहा कि बन गए। हमके ठीक, जब बन गया तो हमने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष पद। कटुता इतनी बढ़ी कि बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आने लगे। ये आरोप भी लगा कि आरसीपी सिंह की मदद से बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है।
ताकि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सके। इन आरोपों को आरजेडी की तरफ से भी खूब हवा मिली। सरकार के 2 साल होते होते नीतीश का एक बार फिर एनडीए से मोह भंग हो गया। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया और एक बार फिर महागठबंधन की बाह पकड़ ली। नीतीश ने कसम खाई कि अब कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आज जिस तरह से वो बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए और आज देख करके खुशी हो रही है। नीतीश जी 2-2.5 साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, मैं 1 दर्जन नाम गिना सकता हूँ। तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी। नीतीश तुरंत महागठबंधन का हिस्सा हो गए और महागठबंधन की तरफ से उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव फिर एक बार उप मुख्यमंत्री बने। बिहार में अररिया जिले के कालजयी रचनाकार हुए फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी कहानी पर हिंदी सिनेमा की एक मशहूर फिल्म बनी थी, तीसरी कसम। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ अब कभी न जाने की कसम खाई तो वो उनकी भी तीसरी कसम थी। लेकिन राजनीति कस्मों से नहीं, सियासत की रस्मों से चलती है और सियासत की रस्मों में कस्में भी एक पॉलिटिकल स्टंट होती हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बीजेपी नीतीश के कदम से बेहद गुस्से में थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था और ऐसे में नीतीश के कदम ने एनडीए के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। नीति और नियत और नैतिकता तीनों को नीतीश कुमार ने फ्रीज में रख दिया और फिर महत्वाकांक्षा जाग गया जो 2010 में जगा था पीएम मटेरियल। ईमानदारी से कह दें, महादेव साक्षी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 0 से हीरो बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। जब मेरे 63 थे, इनके 36 थे, तो भी नेता माना। जब इनके 43 थे, हमारे 74 थे, हमने कहा था कि हमारे नेता नीतीश कुमार हो, हमने माना। हम नीति और नियत के साथ चलते हैं। इनके मन में महत्वाकांक्षा सर पे नाचने लगा, तो बहाना तो कुछ चाहिए। 19 की लोकसभा जीते आप नरेंद्र मोदी की हवा में, उनके नाम पर 2 सीट आपको 14 में मिली थी, दोबारा अलायंस हुआ, आपके 16 जीत गए, हम लोग खूब जीते। 20 के विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जब कस के प्रचार शुरू किया, डबल इंजन की सरकार और जंगल राज के 2 युवराज तेजस्वी जी और राहुल गांधी साथ थे, तब 43 सीट आपको आई। भाजपा की सीट लगभग डबल थी, फिर भी आपको मुख्यमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिया। तो मैं आज कहूंगा कि नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। बीजेपी जितना नीतीश पर आक्रामक होती गई, नीतीश उतना ही बीजेपी के खिलाफ कठोर होते चले गए। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नीतीश विपक्षी राजनीति की धुरी बन गए। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है
मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में है। नीतीश के आह्वान पर तय हुआ कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। नीतीश ने लगातार दिल्ली के चक्कर लगाने शुरू किए और विपक्षी नेताओं से मिलने लगे। नीतीश के नेतृत्व में तय हुआ कि एकजुट विपक्ष की बैठक पटना में होगी। पटना सज गया। 23 जून 2023 को पटना में विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए बिहार में जातिगत सर्वे कराने का दांव भी चल दिया। इससे बीजेपी प्रेशर में आती दिखी भी। नीतीश ये भी कहते रहे कि वो विपक्षी एकजुटता चाहते हैं, न कि कोई पद। नेता नेतृत्व किसी का हो, बस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मजबूत रहे। हालांकि राजनीति में महत्वाकांक्षा अपनी जगह बना ही लेती है। पहला मनभेद गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखने को लेकर हुआ। क्या करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन मेरा वहां पर पहुंच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहां से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते। हम तो सबके हित में चाह रहे थे। जब जिस दिन हो जाएगा होगा, हम तो वेट कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की बारी आई तो उसमें भी नीतीश कहीं नहीं थे। खड़गे सहित अन्य नामों पर चर्चा चलती रही। उनके बिहार में साथी लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली की राजनीति में नीतीश को बेगाना ही महसूस कराते रहे। यहां तक कि संयोजक के पद को लेकर भी नीतीश को छोड़कर कई और नामों पर विचार होने लगा। विपक्षी नेताओं की जमात में नीतीश खुद को महत्व न मिलता देख एक बार फिर बदलाव का मन बना बैठे और 2024 के आम चुनावों की घोषणा से पहले ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन से फिर किनारा कर लिया। हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। एनडीए के कई नेता अब नीतीश की वापसी एनडीए में नहीं चाहते थे, लेकिन बिहार में नीतीश के महत्व से इनकार भी नहीं कर सकते थे। 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने एनडीए के सहयोग से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विपक्ष ने नीतीश की भूमिका पर कड़े सवाल दागे। सबसे ज्यादा आक्रामक तेजस्वी रहे। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी ने 12 सीटें जीती, जेडीयू ने भी 12 सीटें जीती और लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 में सभी 5 सीटें जीती। आरजेडी केवल 4 जीत सकी और कांग्रेस 3। 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए तो 300 पार कर गया, लेकिन लगातार 2 चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 240 पर रुक गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश और चिराग पासवान काम आए। यानी फिर से देखिए, दिल्ली की राजनीति का भाग्य बिना पाटलिपुत्र की भूमिका के लिखना संभव नहीं हो पाया। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं।
हम रहेंगे आप ही के साथ। बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। 2025 में पाटलिपुत्र फिर से तैयार है नई गाथा लिखने के लिए। नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए का रथ बिहार में दौड़ रहा है। बिहार जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। उधर लालू का कुनबा इस बार बिखरा बिखरा सा है। बड़े बेटे तेज प्रताप नई पार्टी बना चुके हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के तेवर भी बगावती है। इस बार कांग्रेस पाटलिपुत्र के नए भाग्य में अपनी बड़ी भागीदारी चाहती है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में हुई। राहुल गांधी ने पाटलिपुत्र की धरती से वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर चुनावी जंग का बिगुल बजाया। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। वोट चोर, गति चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में। पाटलिपुत्र धीरे धीरे से सुनाई दे रही प्रशांत किशोर की पदचाप को भी सुन रहा है, जो बिहार में राजनीति की नई क्रांति का नारा दे रहे हैं। बिहार है, गंगा की धार बिहार है। पाटलिपुत्र अपनी सदियों पुरानी वैभवशाली कहानी में नए अध्याय जोड़ने के लिए तत्पर दिख रहा है। दिल्ली भी पाटलिपुत्र की ओर निहार रही है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।